भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब, आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, आदरणीय सतपाल जी मलिक, लखावत जी, अर्जुन जी मेघवाल, मंच पर विराजे मेरे सभी साथीगण, यहां पधारे हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे पिताचुल्य बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक हकीकत कहने के लिए आया हूं और मेरी प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अपने देश में राज बनाया आपका, जनता का, वोटों का राज बनाया है और आप जिसको वोट की पेटी में जिताते हो वही जयपुर जाता है, वही दिल्ली जाता है। और आपके सामने मैं कहता हूं कि इस वोटों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मनमोहन सिंह भी एक ही वोट डालता है, उसकी पत्नी भी एक ही वोट डालती है और मेरे गांव की, बायतू की, किसी गरीब की, मेघवाल की बेटी भी एक ही वोट डालती है। वोट की ताकत हमारी बराबर है। वोट की पेटी से जिसे अपन पैदा करते हैं वही हमारे खजाने को जाकर के संभालता है। खजाने की चाबी सुपुर्द करने का काम मुल्क का मालिक ये जो सामने बैठा है ना, ये करता है और खजाना तुम्हारा है, तुम्हारे टैक्स के पैसे का है, तुम्हारे पसीने का पैसा है जो तुम टैक्स में जमा करते हो। वही जयपुर का खजाना बनता है जो गहलोत साहब के पास है। फैसला करो। अगर हमारा आपका फैसला हमारे खिलाफ ईमानदारी से जाए तो हमें कोई चिंता की बात नहीं, पर मुल्क के मालिक तुझे रामदेव जी के सौगन है, तू ईमानदारी से वोट डालना शुरू कर दे। बस ये प्रार्थना है तेरी से, इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि देश की अगर हालत बिगड़ी तो कोई अमेरिका और इंग्लैंड से आकर के नहीं बिगाड़ी। अगर देश की दशा बिगड़ी है तो हमारे वोटों से बिगड़ी है जो हम हर 5 साल में डालते हैं। ये मुल्क के मालिक, क्या यार इससे अच्छा कोई विधान हो सकता है क्या? जो भी जनप्रतिनिधि तेरी वोट की पेटी से पैदा होता है उसकी उम्र तय कर दी 5 साल। सरपंच बनेगा तो 5 साल, प्रधान बनेगा तो 5 साल, जिला प्रमुख बनेगा तो 5 साल, एमएलए बनेगा तो 5 साल, मुख्यमंत्री बनेगा तो 5 साल, एमपी बनेगा तो 5 साल, प्रधानमंत्री बनेगा तो 5 साल, राष्ट्रपति बनेगा तो 5 साल। इससे ज्यादा तो उम्र नहीं है ना। फिर इन हत्यारों को वापस घूम के तेरे दरवाजे पर आना पड़ता है नहीं नाक रगड़ने के लिए। उस दिन कम से कम यार इनका चोपड़ा निकाल, हिसाब किताब बैलेंस मिला और ईमानदारी से हिसाब किताब कर। पक्षपात मत कर, जातिवाद में मत फंस, दोस्त और दुश्मन के बारे में मत फंस। जिससे देश का भला होता हो, तेरे वोट से जिससे देश का भाग्य बनता हो, उसको तू डालने की कोशिश कर। आज नहीं तो कल ये हत्यारे इस वोट की पेटी में मर के खत्म हो जाएंगे। ये और कोई तरीका नहीं इनको खत्म करने का तेरे पास रास्ता है। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे माई बाप समझो यार, कृपा करो, अब इस देश पर बहुत हो गया। न तो इससे कोई बीजेपी का नुकसान हो रहा, न कांग्रेस का नुकसान हो रहा, पर इस मुल्क के 120 करोड़ लोगों का सत्यानाश हो रहा है। और वो भी कोई विदेशी आकर नहीं कर रहा है, अपनी वोट की पेटी में ठोका ठोकी से हो रहा है। इस ठोका ठोकी को बंद करो और राम धर्म से वोट देना सीख जाओ रे मेरे माई बाप। इतना ही तुमसे कहना आया हूं। और जब तक ये फैसला नहीं होगा, ये भाषण ठोकते ही जाओ 10 साल 20 साल और कुछ नहीं होना है। क्योंकि तेरे टैक्स का खून पसीने का पैसा जो तेरी जेब काट करके तू सरकार के खजाने में जमा करता है ना, वही पैसा तेरे काम के लिए देता है तू। और इस मुनीम को यह कहता है, मुनीम
ध्यान रखना, मेरे टैक्स के पैसे की चाबी 5 साल तक मुनीम जी तेरे हाथ में पकड़ाई है। खर्च करते समय ध्यान रखना, ईमानदारी रखना, गांव की चिंता करना, गरीब की चिंता करना, बेरोजगारों की चिंता करना, किसान की चिंता करना, सड़क की चिंता करना, बिजली की चिंता करना, पीने का पानी दिलाना, इज्जत से रह सके इसलिए पुलिस का ख्याल रखना, सीमाओं की देश की सुरक्षा करना, इसीलिए तेरे को ये चाबी पकड़ा रहे हैं। अरे कम से कम चाबी पकड़ाने वालों, कम से कम यार मेरी इतनी बात तो मान लो। एक व्यापारी साला दुकान पर 2 मुनीम नौकर रखता है तो कम से कम यार दिवाली पर चोपड़ा मिलाता है, हिसाब किताब लगाता है, जोड़ बाकी लगाता है, लगाने के बाद लगता है मुनीम जी ने कमा के दिया तो मुनीम जी की पगार बढ़ाता है, और लगा कि मुनीम जी ने अंदर ही अंदर टांका मारा है तो मुनीम जी का काला मुंह करके बाहर निकालता है। ए मुल्क के मालिक, तूने जिनको चाबी सुपुर्द की है यार, उनको 4.5 साल हो गए, अब 5वां साल आया है, कम से कम चोपड़ा उठा तो सही। तेरा टैक्स का पैसा जो इसको दिया है उसका कहां उपयोग किया, कैसे उपयोग किया, उस उपयोग से भला हुआ कि नहीं राजस्थान का, उससे राजस्थान आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका हिसाब तुझे मिलाना पड़ेगा। और इस हिसाब में अगर तुझे ये लगता है कि कांग्रेस और अशोक गहलोत ने वास्तव में राजस्थान का विकास किया है तो तुझे सौगंध है, उसको जिताओ, कोई चिंता की बात नहीं। पर मेरे को आपने राजस्थान की विधानसभा में है ना, हमको आपने चाबी नहीं दी, चाबी तो अशोक गहलोत और कांग्रेस को दी खजाने की। हमको तो एक डंडा दे करके वहां भेजा कि तुम इनकी देखभाल करना, ये कहीं गड़बड़ करे तो बताना, इनको ठोकना, कम से कम विधानसभा में भी ठोको, जनता के बीच में भी ठोको। हम आकर के आपके सामने यही राम कथा बांट रहे हैं, ये राम कथा सुनो और सुनने के बाद फैसला करो कि आखिर हो क्या रहा है। आपको आश्चर्य होगा राजस्थान के मालिकों, राजस्थान की 7 करोड़ गरीब जनता ने भूखे प्यासे रहकर राज का खजाना भरा, और राज का खजाने का हर साल बजट बनता है, और विधानसभा में मुख्यमंत्री जो राजस्थान का वित्त मंत्री भी है, राजस्थान का अर्थ मंत्री भी है, और इसलिए वो हिसाब पेश करता है, खड़ा होता है मेरे जैसे ऐसे मार्च के महीने में और हिसाब पढ़ता है, और पढ़ता है कहता है इस साल का बजट कितना, 18,000 करोड़, दूसरे साल का बजट कितना, उसके बाद 24,000 करोड़, तीसरे साल का बजट कितना, 27,000 करोड़, चौथे साल का बजट कितना, 36,000 करोड़, और अब की बार का बजट कितना, 40,500 करोड़। ये तेरी जेब का पैसा है जो 5 साल तक राजस्थान के इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसकी पार्टी को जो दिया वो 1,57,000 करोड़ रुपया तूने दिया। उसके बाद भी तेरे गांव में पीने का पानी क्यों नहीं, तेरे स्कूल में मास्टर क्यों नहीं, तेरे अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं, तेरे बिजली के तार में करंट क्यों नहीं आता है, तेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं लगती है, तेरी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित क्यों नहीं रहती है। इस सवाल को जब तक तू नहीं पूछेगा तब तक इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दावत देता हूं, मैं हमेशा चिल्ला रहा हूं, लेकिन आज दिन तक तो अशोक गहलोत जी बोले नहीं। मैंने कहा अशोक गहलोत जी, ये लोकतंत्र है, ये जनता तेरी भी है, ये जनता मेरी भी है, तू अपने दुकान का सामान ला, इसी मंच पर खड़ा हो जाए, और तू नहीं आए तो तेरा जो बढ़िया से बढ़िया आदमी हो उसे ला करके भेज दे यहाँ पर, और भेज कर उसे कहे तूने 4.5 साल में क्या किया, और हम भी अपनी दुकान का सामान लेके आते हैं कि तेने कहाँ गलती की। ये जनता जनार्दन सुनेगी और सुनकर फैसला कर देगी कौन सच कहता है और कौन झूठ बोलता है। इस बात का फैसला होगा, इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा। ये कोई आप हम पर मेहरबानी करके नहीं कर रहे हो, आप जो हमें वोट दोगे ना तो कोई धर्म खाते नहीं दे रहे हो। ये जो धर्म खाते का वोट है इसे बंद करो, ईमानदारी से जब तुम्हारी आत्मा कहे ना तब वोट डालो, कोई चिंता की बात नहीं। अगर 10-15 साल इस देश को और बर्बाद होना है तो हो जाने तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कम से कम राम धर्म से वोट। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है, मेरी पीड़ा को समझो। एक 25 रुपए की मटकी लेने जाते हो ना, गारे की मटकी कुमार के यहाँ से, तो उसको 3 बार हाथ अंदर फेरते हो, कांकरा तो नहीं है, और उसके बाद उसको ऊंचा करके देखते हो कहीं तर तो नहीं आ रही है, उसके बाद भी मन नहीं मानता है, ऊंचे लेके कड़कोले दे देकर देखते हो फूटी तो नहीं है, जोजरी तो नहीं है। 25 रुपया जेब से जावे तो फूटी और जोजरी ढूंढो, और तुम्हारे वोट से हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का भाग्य बनता है और भाग्य खत्म होता है। उसको डालने के पहले खोपड़े को मारो कि मुझे किसे देना चाहिए, कौन मेरे वोट का हकदार है, तब जाकर के फैसला होगा। वास्तव में इस लोकतंत्र का मतलब तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा वोट की कीमत क्या होती
होती है, देश क्या होता है और देश का चलन क्या होता है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसका इलाज तो आप लोगों के पास है। इन्हें वोट डालते डालते उंगलियां घिस गई। 65 बरस गुजार दिए, 1-2 साल नहीं गुजरे मुल्क के मालिक, 65 साल गुजरा है। नौजवान कम से कम सोच, 65 साल हो गया इस देश में वोटों का राज चलते चलते है, और हमने वोट दे देकर 15 बार दिल्ली में राज बना दिया, 13 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, 1-2 साल का राज दिया। इस कांग्रेसी हत्यारे को तुमने 59 साल तक दिल्ली में राज दिया, 59 साल, 60 में एक कम। केवल भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को 6 साल का राज दिया। 59 साल का हिसाब तो पूछ इस कांग्रेस से, ये हेकड़ी क्या मारता रहे यार, कम से कम आजा। 65 साल में से 59 साल राज करने वाली पार्टी तेने हिंदुस्तान को क्या दिया, इस बात का फैसला कर यहाँ पर। और हमने 6 साल में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, इसका फैसला करेंगे, और यही फैसला आपके बीच में लाना चाहता हूँ। जब तक आप ताकड़ी में रख करके इनको नहीं तोलोगे, तब तक न तुम्हारा भला होगा न देश का भला होगा। आज तो मेरे देश की यह हालत है कि मेरी सीमाएं, आपका बेटा यहाँ से जाता है और कहाँ खड़ा रहता है, फौज में जाकर के सीमा पे खड़ा रहता है, सीना तान के खड़ा रहता है। दुश्मन की गोली आती है ना तो 2 गोली ठोकता है, 4 मारता है, और उसके बाद अगर गोली लगती तो सीने पे खाकर लुढ़क कर भारत माता की गोदी में समा जाता है। मेरा देश का सिपाही, मेरा देश का सैनिक हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अपनी बहादुरी का लोहा मना के चुका है। उस देश की ये दशा इस कांग्रेस ने बनाई है। 41,000 किलोमीटर, 1-2 नहीं, ए मुल्क के मालिक 41,000 किलोमीटर तेरी सीमा पर तेरा काका चीन आकर के बैठ गया है। इस मनमोहन से पूछ, तेरी जीबान है कि नहीं है, बोल। 41,000 किलोमीटर, 41,000 किलोमीटर हमारी सीमा को रोंद करके बैठ गया है। एयरपोर्ट बना दिया है, वहां बंकर बना दिया है, हमारी सीमा में रोज हेलीकॉप्टर घुमाता है, कभी उड़ाता है, कभी ले जाता है, कभी किसी माँ के बेटे को मार करके चला जाता है। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है। तुमको हमने इसलिए सुपुर्द किया था कि तुम देश की सीमाएं नहीं बचा सको। कश्मीर में पाकिस्तान घुस करके आ रहा है, आए दिन तमाशा कर रहा है। कश्मीर का मुख्यमंत्री जैसी देशद्रोही भाषा बोल रहा है। बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया, अपने सैनिकों को मौत के घाट उतार करके किया, वो घुसपैठिए भेज रहा है। और 1-2 घुसपैठिए नहीं, ए मुल्क के मालिक 3 करोड़ बांग्लादेशी तेरी धरती में घुस करके तेरी गलती को बर्बाद करने में लगे हैं। तेरे बायतू में भी 2-5 जरूर होंगे, मेरा वादा है, मेरा दावा है। क्या चाहते हो? सारी सीमाएं असुरक्षित हो गई। कभी बम बस में फट जाता है, कभी ट्रेन उड़ जाती है, कभी रेलवे स्टेशन पे बेमौत लोग मरते हैं, कभी किसी न किसी मेले में लोग मरते हैं, कभी मस्जिद पे मरते हैं, कभी गिरजाघर में मरते हैं। ये धर्मशाला है क्या तेरा देश? इन कांग्रेसियों ने, वोटों के भिखारियों ने इनको अपना मतदाता बनाकर इनको वोट ठोकने की मशीन का काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भी अगर तू सोया रहेगा तो तेरा देश बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद देश का क्या होता है वो तू और मैं दोनों ही समझेंगे थोड़े दिन के बाद। मेरी देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस कांग्रेस ने 65 साल तक राज किया। अरे मेरा ये नौजवान पढ़ लिख करके आ रहा है, ये एमए करके आ रहा है, ये बीएड करके आ रहा है, ये इंजीनियरिंग करके आ रहा है, ये डॉक्टर बन के आ रहा है, ये फला, ये जाएगा कहाँ? अरे तेरे पास कोई हिसाब किताब है कि जो बच्चा पढ़ रहा है हिंदुस्तान में, चाहे वो राजस्थान में पढ़ रहा हो, चाहे दिल्ली में पढ़ रहा है, ये बच्चा रोटी कहाँ से खाएगा? इसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्या ये तू नीति नहीं बना सकता? ये पढ़ा लिखा बच्चा जो आएगा इसको कम से कम कहीं तो रोजगार लगेगा। तेरी योजना में ऐसा नहीं आया। अरे 65 साल में छोड़ो, आप सब जो यहाँ साफा बांध के बैठे हो, ए मुल्क के मालिक, तू अन्नदाता है न, तू किसान है। जब तेरे को भाषण देता है नेता, तब कहता है आप किसान अन्नदाता हो, अन्नदाता हैं। हाँ, हम तुम्हारा पेट भरते हैं लेकिन हमारे बच्चे को भूखा लेके सोते हैं। 65 साल में हम तुम्हें कपड़े पहनाते हैं और हम अपने बच्चों को ठेकरे के नेकर पहनाते हैं। हम तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, पर मेरा बच्चा टापरे में मरता है। क्यों मरता है? इसका सवाल का जवाब आप मुल्क के मालिकों को देना होगा, क्योंकि आपकी वोट से पैदा होने वाले इन राजनेताओं ने कभी ये सोचा ही नहीं कि 100 में से 60 आदमी जमीन को फाड़ करके और अपनी
पूरी काले बदन को करता है तावड़े की ला में। जब लोग सर्दी में जाकर घरों में सो जाते हैं तब साला खेत की पानस पे ठंड में ठिठुरता रहता है, अपने बच्चों को लेकर पड़ा रहता है। और उसके बाद जब अनाज लेकर आता है ना, तब आपका अनाज कहाँ जाता है? मंडी में जाता है और वहां ढेर लग करके 1, 2, 3 नीलाम बोली पर चढ़ जाता है। ये 65 साल का राज है तेरा, वाह, ये 65 साल की उपलब्धि है। मुझे एक बता दो, आप इसमें से कोई आदमी जो बिना मुनाफे के धंधा करता है, साला चाय बनाएगा मुनाफा लेगा, बीड़ी बनाएगा मुनाफा लेगा, पान लगाएगा मुनाफा लेगा, अगरबत्ती बनाएगा मुनाफा लेगा, मोमबत्ती बनाएगा मुनाफा लेगा, साबुन बनाएगा मुनाफा लेगा, मटन बनाएगा मुनाफा लेगा, कपड़ा बनाएगा मुनाफा लेगा, साइकिल बनाएगा मुनाफा लेगा, इंजन बनाएगा मुनाफा लेगा। बाकी सब हिंदुस्तान के लोग मुनाफा कमाते हैं और ये मुल्क का 60% मालिक अपनी खून पसीने को अपनी जमीन पर डालता है और डालने के बाद 10-20 बोरी पैदा करके ले जाता है, तो 65 साल के बाद भी मंडी में 1, 2, 3 में नीलामी पर चढ़ जाता है। रोको रोको इसे, रोको रोको इसे। हमें किसी सरकार से कोई टुकड़ा लगता नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का दाम चाहिए। हम भी अपनी मेहनत का दाम और पसीने की कीमत मांगते हैं। हे मुल्क के मालिक, थोड़ा विचार कर। तेरा आज से 5 साल पहले तेरा गेहूं 1100 रुपये में बिकता था, आज भी तेरा गेहूं 1100 और 1200 रुपये में बिकता है ना। तेरा उड़द और मूंग जो फसल पैदा करता है तब कोड़ियों के दाम आता है। तू जब प्याज पैदा करता है तो बाजार में 4 रुपया किलो में बिकता है। तू जो आलू पैदा करता है बाजार में 4 रुपये का भाव आता है। तू टमाटर पैदा करता है बाजार में 8 रुपये का भाव आता है। और उसके बाद जब तेरे यहाँ से चला जाता है यही आलू और यही प्याज, यही आलू और प्याज जो तेने पसीने से पैदा किया, अपने बाल बच्चों को भूखा मार के किया, खाद डाला, बीज डाला, मेहनत डाली, पसीना डाला, उसको तो साले को 4 रुपया किलो का भाव मिलता है इस मुल्क में। और जिसके बाप ने पैसा दिया, इतने बड़े बड़े ठंडे ठंडे घर बनाए, उस बड़े बड़े घर में खरीद करके तेरा प्याज बंद करता है, तेरा आलू बंद करता है और फिर धीरे धीरे निकालता है 4 रुपये से 6 रुपया, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 18 रुपया। साला जो मेहनत नहीं करता है वो 18 रुपये में से 14 रुपया है ना मुनाफा खाता है। और तू खाद बीज डाल करके दिवालिया होकर घर लौट करके आता है, उसके बाद भी हत्यारी कांग्रेस को वोट देता है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या करके रहा है, क्या कर रहा है? ये बीजेपी का राज भी है ना। कल ये वसुंधरा जी आए, चल नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, हमारा केवल एक वादा उससे चाहते हैं, हमको तेरा समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, हमें भी अपना मुनाफे का मूल्य चाहिए अपनी फसल का, तब हम अपने बाल बच्चों को पाल पाएंगे, तब हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारे भाग्य में यह लिखा है, न तुम किसान को बचा सकते हो। और कांग्रेस पार्टी जिसको तुम वोट देने की बात करते हो, जिसकी वकालत करने के लिए हमारा भाषण देने आएगा, राजस्थान का अशोक गहलोत भाषण, अरे किस बात का भाषण देता है भले आदमी? ये बता दे, इस देश में 59 साल तक दिल्ली में राज तेने और तेरी पार्टी ने किया, फिर ये भ्रष्टाचार की भट्टी में देश क्यों जल रहा है? इस सवाल का जवाब दे। तेरे को राज इसलिए दिया था कि सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो जाए और उस गरीब के छोचड़े उतार दे तेरा राज का नौकर या राज का नेता। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसको नहीं समझना चाहते हो, मत समझो। आज नहीं 5 साल बाद समझोगे, कोई चिंता की बात नहीं। और आप गाली किसको देते हो? हाँ, गाली देते हो पटवारी साहब 300 रुपया नकल के मांगते हैं, माथा दुखता 300 रुपया देता है ना। थाने में जाते हैं 2000 रुपया मांगता है, हाँ मांगता है। डॉक्टर जाते हैं 200 रुपया भी लेता है। फिर वहां जाएंगे तो 500 रुपया, अरे ये तो 100, 200, 400, 500 रुपये लेता है तेरा बेटा और तेरा नौकर। लेकिन ये चोर की माँ जो दिल्ली में और ये जयपुर में बैठे डकैत है ना, इनको मारे ना यार, मारे तो कम से कम ईमानदारी तो नीचे आवे, ईमानदारी नीचे लाना चाहता है, बिना इनको मारे है ना। सारा देश जिस तरह से जल के खाक हो रहा है और उसके बाद भी हमको यहाँ जोर जोर से खड़े होकर भाषण देना पड़ा, जैसे मेरे काका जी का ही बिगड़ रहा है। ये देश मेरा अकेले का, तेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है ये देश। इस देश को बर्बाद करके रखने वाले लोगों को 65 साल में कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस को। तेरा एक प्रधानमंत्री ऐसा बचा दे जो साफ सुथरा बच करके निकल आया हो, बता। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसने जीपे खरीदी थी सेना के लिए, उसमें गड़बड़ घोटाला किया, कृष्ण मेनन को त्याग पत्र देना पड़ा। दूसरा प्रधानमंत्री कांग्रेस तेरा सोनिया गांधी का है ना सासू, और जो जिसका नाम
इंदिरा गांधी, उसने 60 लाख रुपया फर्जी बैंक से उठाया, नागरवाला कांड हुआ। तीसरा प्रधानमंत्री तेरा बेटा राजीव गांधी, तोपें खरीदी, सेना के लिए तोपा खरीदी और तोपों के कारण से बफर तोप में 65 करोड़ रुपया खाया। ये तीसरा तेरा प्रधानमंत्री। चौथा प्रधानमंत्री तेरा नरसिंह राव का बेटा एक यूरिया का दाना नहीं लाया, एक यूरिया का दाना 250 करोड़ रुपया रख गया। ये चौथा है तेरा प्रधानमंत्री। इनसे सब लांग गया। ये तो 100, 200, 300, 400 तक ही आए, पर ये तेरा ए राजा 1,76,000 करोड़ खा गया। 1,76,000 करोड़ रुपया खा गया और डकार भी नहीं ली। आपने देखा होगा लोकसभा में बहस हो रही थी, हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया कि आपको इसमें ये जो ए राजा ने 1,76,000 करोड़ रुपया खाया है, इसके बारे में लोकसभा में चर्चा करके निर्णय करो। वो कई दिनों तक तो लड़ते रहे, चर्चा ही नहीं हुई और बाद में एक दिन चर्चा हुई। चर्चा होकर के वो ठंडे पानी में डाल के रख दिया और उस राजा को क्लीन चिट दे करके, जैसे कोई मुस्तंडे ने कुछ किया ही नहीं हो वैसा भेज दिया। लेकिन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को सजा अगर किसी ने ठोकी है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने नहीं, हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था ने, न्याय व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल के शिक्षों में अगर डाला। कांग्रेस का नेता है ना 1,76,00,000 रुपया खा जाए, जेल की हवा खा के आ जाए, उसकी बहन हवा खा के आ जाए, फिर भी इस देश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोयला खा जाए 1,86,000 करोड़ का, किस बात की बात करते हो? तेरे प्रधानमंत्री पर 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला तेरे यहाँ हुआ और हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बच रहा है क्या? राजस्थान का मुख्यमंत्री ये जो आपका जोधपुर है, इसमें जो इसके भाई भतीजों को जो खाने बांटी है, करोड़ों रुपए की खाने कोड़ियों में दे करके रवाना कर दिया। ये तो लोकसभा में, विधानसभा में हमने उसको घेरा और घेरने के बाद सच्चाई जब सामने लाए तब जाकर के निरस्त हुई। ये सारा राजस्थान का, ये सारा बॉर्डर आपने देखा होगा, ये दामाद साहब को बेच दिया। दामाद साहब को तुमने बेचा। अगर यही कीमत तुम पहले बताते, मेरे उस किसान को भी पैसा मिलता दो, लेकिन उससे तो छुपा के रखा। उसको तो तूने 35,000 में रजिस्ट्रियां करा दी दामाद साहब वाड्रा जी को, और वाड्रा जी को रजिस्ट्री करा के 10,000 हेक्टेयर जमीन। अरे आपने पे राजा महाराजाओं पर तो आपने सीलिंग कानून लागू होता है, सीलिंग कानून लागू होता है, इस सीमा से ज्यादा नहीं खरीद सकते। ये कौन सा आया तेरा दामाद जिसने 10,000 हेक्टेयर जमीन इस सारे के सारे बीकानेर से लेकर इस बॉर्डर की खरीद डाली? और आपको सुन के ताज्जुब होगा, इसमें एक नया पैसा वाड्रा का नहीं है। हे अशोक गहलोत, इसका पैसा कहां से आया? एक कंपनी से 65 करोड़ रुपया इसने उधार दिया, बिना ब्याज के उधार दिया, बिना ब्याज के। आपको और मेरे को 200 रुपया कोई बिना ब्याज के उधार नहीं देता है, और इसको 65 करोड़ रुपया दे दिया और बिना ब्याज के दे दिया। 35,000 की जमीन 35 लाख में बेच करके ये सोलर एनर्जी के नाम से जो गोरख धंधे हुए ना, उसके बाद भी अगर जनता जनार्दन तेरे मन में नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे मन में इस बात की बहुत पीड़ा है। आप शांति से बैठ के सोचो। वसुंधरा जी भी हमारे बीच में पहुंच गई है। धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।